हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और आज हम लेकर आए हैं क्षितिज भाग 2 से उत्साह और अट नहीं रही। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित एक कविता है उत्साह, जिसमें वो बादलों का आवाहन कर रहे हैं और लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। बादलों को गरजने के लिए एक आवाहन गीत उन्होंने लिखा है जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है और कविता में बादल एक तरफ जो पीड़ित प्यासे जनों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। तो यहाँ पर एक तरफ जहाँ वो बादलों का आवाहन कर रहे हैं और वो जो बादल हैं, देखिए ये बादलों का आवाहन कब कर रहे हैं, जब भीषण गर्मी होती है उसके बाद जो वर्षा ऋतु लगती है, तो उस समय उन बादलों का आसमान में आना भी हमारे मन को बहुत शांति पहुंचाता है। हमें जो है अब लगता है कि हाँ, बारिश आने वाली है। तो एक तरफ जहां बादल, एक तरफ जहां पीड़ित प्यासे जनों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, जब बादल आते हैं वर्षा होती है तो नए अंकुर फूटते हैं। ठीक है, अंकुर के विध्वंस और विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाली भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कवि जो है जीवन को क्या देखता है, एक व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। इसी कविता में उन्होंने दूसरा लिखा है अट नहीं रही है। तो ये कविता फागुन की मास की जो मादकता है उसको प्रकट कर, आपने देखा होगा फागुन के महीने बसंत ऋतु आती है, चारों तरफ फूल खिलते हैं और खुशबू छा जाती है। तो उस बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, अट नहीं रही है। कविता में फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भ में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और रस दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया। तो आइए इन कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे। चलिए, पहला जो कविता है, कविता की जो लाइनें हैं उनको हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है उत्साह। तो इसमें बादलों का आवाहन किया है कवि ने और क्या कहते हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि कहता है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, शीतल कर दो बादल गरजो। तो आइए इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ये कविता है, जो कि एक आवाहन, जिसमें विधिक रूप से किसी को आज्ञा देकर बुलाया जाता है और इसमें कवि ने बादलों का आवाहन किया है, अर्थात बादलों को पुकारा है। कवि ने बादलों
वो पुनर्जागरण व क्रांति का प्रतीक बनाया। किसी भी परिवर्तन के लिए पुनर्जागरण की आवश्यकता होती है। इसी कारण गर्मी से परेशान बादल वातावरण में बदलाव के लिए बादल परिवर्तन की क्रांति बनकर गरजते हैं। जब भीषण गर्मी हो जाती है तो उस प्राकृतिक वातावरण का परिवर्तन होता है बादलों के आने से। ठीक है, कवि ने बादलों को पुनर्जागरण व क्रांति का प्रतीक बताया है। किसी भी परिवर्तन के लिए, आगे यहाँ कवि कहता है कि किसी भी परिवर्तन के लिए पुनर्जागरण की आवश्यकता होती है। इसी कारण गर्मी से परेशान, जब हम भीषण गर्मी से परेशान हो जाते हैं, वातावरण में बदलाव के लिए बादल परिवर्तन की क्रांति बनकर गरजते और बरसते हैं, तो मौसम सुहावना होता है और गर्मी से व्याकुल प्राणियों को राहत मिलती है। इस तरह बादल क्रांति द्वारा परिवर्तन लाकर पुनर्जागरण का प्रतीक बनते हैं। इसलिए कवि बादलों का आवाहन कर रहा है, जिससे नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन हो रहा, लोगों के भीतर एक नया जोश, नया उत्साह भरे और लोगों की जो सोई हुई चेतना है वो जागृत हो जाए। तो प्रस्तुत कविता आजादी से पहले लिखी गई है। ये जो कविता है, ये कविता आजादी से पहले लिखी गई है, यानी कि हमारे देश में गुलामी का माहौल था, हमारा देश गुलाम था और हमारे देशवासियों को जागृत करने के लिए कवि ने ये कविता लिखी है। ये जो गीत लिखा है लोगों को जागृत करने के लिए लिखा है कि जब तक आप जागोगे नहीं, हम गुलामी की जंजीरों से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर गुलाम भारत के लोग जब निराश और हताश हो चुके थे, तब उन लोगों में उत्साह जगाने के लिए कवि एक ऐसे कविता को आमंत्रित कर रहे हैं। कवि जो है एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहे हैं जो अपनी कविता से लोगों को जागृत कर सके, उनमें नया उत्साह भर सके और उनका खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा लौटा सके। तो यहाँ पर कवि क्या करते हैं, इस कविता में कवि ने गुलाम भारत के लोग जब निराश और हताश हो, तब उन लोगों में उत्साह जगाने के लिए, उन लोगों में जो गुलामी में जी रहे थे उनमें उत्साह जगाने के लिए कवि एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहे हैं। एक ऐसे कवि का वो है आमंत्रित कर रहे हैं जो लोगों के अंदर जो शक्ति है उसे जगाए और लोगों को जागृत करे। ठीक है, उनमें नया उत्साह भर सके और उनका जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो दोबारा लौटा सके। ऐसे कवि का आवाहन यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कर रहे हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों पर कई कविताओं की रचना की है। तो प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को दो रूपों में दर्शाया है। कवि कहता है, एक तरफ जहां बादल बरस कर धरती पर की जो प्यासे लोग हैं उनकी प्यास बुझाते हैं और धरती की शीतलता, धरती को जो है उस तप्त गर्मी से शीतलता प्रदान करता है और जल से ही धरती में नव जीवन को पनपने, फलने फूलने का मौका मिलता है। तो जब जब जो है धरती को जल मिलता है तो उसमें नया जागरण होता है, उसमें नए नए बीज जो हैं फूटते हैं और उनसे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं और चारों तरफ जो है धरती हरी ही हरी हो जाती है। आप देख रहे होंगे आजकल भी बरसात का मौसम है, तो आप देखेंगे जहां आप देखेंगे वहीं जो है पूरी धरती हरी भरी दिखेगी। ठीक है, तो नए जीवन का उत्साह भर देते हैं बादल, नए लोगों के नव जीवन लोगों में देते हैं और जो भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान थे उनके मन को शीतलता मिल जाती है। धरती जो तप रही थी गर्मी से वो भी अब शीतल हो जाती है। तो बादलों को यहाँ दो रूप में कहा है ना। वही दूसरी ओर बादलों को कवि एक ऐसे कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी नई नई कल्पनाओं से, अपने नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन करे,
एक तरफ तो वो क्या कहते हैं कि बादल जो है क्या कर रहे हैं, धरती को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। जो लोग प्यासे हैं, जीव जंतु जो प्यासे हैं, उन सब की प्यास बुझाते हैं। नए जागरण, नए पुनर्जन्म का निर्माण करते हैं, नए नए पौधे उगते हैं, नए नए बीज फूटते हैं। चारों तरफ जो है धरती शीतल हो जाती है और जो है चारों तरफ हरियाली छा जाती है। दूसरी तरफ कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं, एक ऐसे कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी नई नई कल्पनाओं से, अपने नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन करे, लोगों के भीतर एक नया जोश, नया उत्साह भरे, लोगों की सोई चेतना जागृत। जहाँ दो रूपों में कवि ने बादलों को पर संबोधित किया है। आइए कविता की पंक्ति, ये तो हमने सार पढ़ा, अब कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे और फिर उसका अर्थ यहाँ देखेंगे। तो देखिए पहली तो पद्यांश है, क्या कहते हैं कवि कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो आइए इस कविता की पंक्तियों को आप लिखेंगे। बादल गरजो घेर घेर घूर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। चलिएगा अर्थ लिखेंगे। गरजो अर्थात जोरदार गर्जना, जोरदार आवाज करना। घेर घेर अर्थात पूरी तरह से घेर लेना। घेर घेर का अर्थ है पूरी तरह से घेर लेना। घोर यानी कि भयंकर। गगन अर्थात आकाश। धाराधर कहा जाता है बादल को। ललित ललित यानी सुंदर सुंदर। ललित ललित अर्थात सुंदर सुंदर। घुंघराले, घुंघराले गोल, गोल छल्ले का सा आकार। बाल कल्पना छोटे बच्चों की कल्पनाएं या इच्छाएं। कैसे पाले की तरह बदलना। विद्युत अर्थात बिजली। छवि कहते हैं चित्र को, चलचित्र को, प्रतिछाया को और तस्वीर को। उर कहा जाता है हृदय को, मन को, चित्त को, इसी के पर्यायवाची शब्द हैं ये। तो ये जो छवि बहुत सारे शब्द लिखे हैं, ये एक शब्द के यहाँ पर अलग अलग पर्यायवाची। चलिएगा घोर अर्थात भयंकर। गगन यानी कि आकाश। ताराधर बादल। ललित ललित सुंदर सुंदर। घुंघराले गोल गोल। छल्ले का सा आकार, देखा होगा आपने घुंघराले बाल है, तो वो क्या रहते हैं, गोल गोल एक छल्ले की तरह, इस प्रकार से जो है आपके, ठीक है। बाल कल्पना छोटे बच्चों की कल्पनाएं, छोटे बच्चों की जो कल्पनाएं की तरह। कैसे पाले की तरह बदलना। चलिएगा नव जीवन नया जीवन। वज्र अर्थात कठोर। नूतन यानी कि नया। चलिएगा तो देखिए यहाँ पर आप प्रसंग क्या लिखेंगे। उपरोक्त काव्यांश में कवि, देखिए आप शॉर्ट में लिखिएगा, इतना सब हमें नहीं लिखना है, ये तो आपको समझाने के लिए है। उपरोक्त काव्यांश में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन अत्यधिक फुर्ती के साथ किया है। इस समय का जब बारिश होने से पहले पूरा आकाश गहरे काले बादलों से घिर जाता है और बार बार आकाशीय बिजली चमकने लगती। तो देखिए जब भीषण गर्मी होती है, उस
गर्मी में अगर बादल आसमान में छा जाएं और वो गरजें तो हमारे मन को कहीं ना कहीं शांति मिलती है कि अब बारिश होने वाली है। उत्साह हमारे अंदर से जो है एक प्रकार का हमें जो है उमंग सा आ जाता है कि अब बारिश होने वाली है, मौसम ठंडा हो जाएगा। जीव जंतु जो तड़प रहे थे उनके मन को शांति मिलती है। तो उस समय का ये वर्णन कर रहे हैं। कवि बादलों से जोर जोर से गरजने का निवेदन करते हैं और कवि क्या कहते हैं कि हे बादलों तुम जोर जोर से गरजो, ठीक है, और निवेदन भी कर रहे हैं। यहाँ पर कवि ने बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन भी अद्भुत तरीके से किया है। अब यहाँ कवि जो है उन बादलों के रूप के बारे में भी बता रहे हैं और एक अद्भुत तरीके से उन्होंने बादलों के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया है। वो अद्भुत तरीका क्या है? उन्होंने उन बादलों की तुलना किसी छोटे बच्चे की कल्पना से की। जिस प्रकार से बच्चों की कल्पनाएं होती हैं, ऐसे ही उन बच्चों की कल्पनाओं से बादल की तुलना की है। कवि कहते हैं बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। इस काव्यांश में कवि ने बादलों को उस कवि की भांति बताया है जो एक नई कविता का निर्माण करने वाला। तो इस कविता में कवि ने बादलों को क्या कहा है? उस कवि की भांति बताया है जो एक नई कविता का निर्माण करने वाला। तो एक तरफ जो है जहां बादल हमारे मन में उत्साह भर देता है, बादलों की कल्पना, बादलों की जो तुलना है कवि ने बच्चों की, छोटे बच्चों की जो कल्पनाएं हैं उससे की है। साथ में दूसरी तरफ कवि ने कहा है बादलों को एक कवि के रूप में बताया है जो एक नई कविता का निर्माण करने वाला है। जब कभी किसी कविता का निर्माण होता है तो उसमें जो है हमें कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। तो इस कविता का निर्माण करने वाला कौन है? बादल है। बादलों को ही कहा है कि वो एक कविता का निर्माण करने वाला है। चलिए इसे नोट करेंगे आप। इसे आप चाहें तो नोट में लिखें या फिर आप संदर्भ में लिखें। अब व्याख्या की जाएगी इसकी, तो आपने शब्दार्थ लिख लिए और संदर्भ को आप एक छोटे शब्दों में लिखिएगा अपने शब्दों में। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी व्याख्या करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।